Hello everyone, welcome to the channel. So next video for Insta August 2020 current affair compilation एंड इससे पहले भी आई थिंक 2 वीडियोस हमने चैनल पर अपलोड कर दी हैं. ये थर्ड वीडियो है अगस्त के मंथ की. आप जून 2019 से भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जून 2019 से जुलाई 2020 के सभी मंथ की पीडीएफ का कंपाइलेशन के वीडियोस की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी. प्लीज़ गो एंड अगर आपको किसी पर्टिकुलर मंथ का करंट अफेयर प्रिपेयर करना है तो वो भी आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं. नेवल इनोवेशन एंड इंडिजेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड. इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, बेल आइकॉन प्रेस करेंगे. ओके, बेल आइकॉन प्रेस करना ज़रूरी है, सिर्फ सब्सक्राइब करने से नोटिफिकेशन नहीं मिलता है. ओके, तो आपको बेल आइकॉन भी प्रेस करना है एंड वीडियोज़ को आप शेयर भी करें प्लीज़. सो नेवल इनोवेशन एंड इंडिजेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लॉन्च हो गई है. ये एक 3 टायर्ड ऑर्गेनाइजेशन है. इसके अंदर नेवल टेक्नोलॉजी एसेलरेशन काउंसिल है जो इनोवेशन इंडिजेनाइजेशन के लिए काम करेगी एंड एक वर्किंग ग्रुप भी है अंडर द एनटेक जो कि प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करेगा. देन एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एसेलरेशन सेल भी है जो इसीलिए क्रिएट किया गया है ताकि डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी को एक अच्छे टाइम फ्रेम के अंदर क्रिएट किया जा सके. इनका काम यही है कि एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाया जा सके ताकि जो अकेडमिया है, इंडस्ट्री है, उनके साथ मिलजुल कर इनोवेशन हो, सेल्फ रिलायंट हम बने क्योंकि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है ना. देन इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा जान लीजिए. ड्राफ्ट डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी 2020 बताती है कि जो सर्विस हेडक्वार्टर्स है वो इनोवेशन एंड इंडिजेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करेंगे एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के साथ ही. इंडियन नेवी ने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है डायरेक्टोरेट ऑफ इंडिजेनाइजेशन एंड नए स्ट्रक्चर्स भी क्रिएट किए हैं विद द ऑनगोइंग इंडिजेनाइजेशन इनिशिएटिव्स ताकि इनोवेशन पर फोकस करें. मेन एम यही है कि कुछ भी नया नया करके एंड आप कुछ चीज़ क्रिएट करें, कुछ इनोवेशन करें एंड अपने ऊपर निर्भर हो जाएं. देन नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बहुत न्यूज़ में थी एंड अभी भी है. तो यूनियन कैबिनेट ने एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बना दी है एंड ये बॉडी ऐसी बॉडी है जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए. एक सीईटी होगा. जैसे देखिए नेट का एग्ज़ाम होता है ना, मंथ में नहीं, ईयर में 2 बार होता है एंड अगर आप एक बार उसको क्लियर कर लेते हैं तो आपकी लाइफ टाइम उसकी वैलिडिटी हो जाती है. ओके, तो ऐसा ही ये सीईटी होगा. मींस कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करेगा ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट्स के लिए. ध्यान रखिएगा इसमें ग्रुप ए नहीं है. मींस ये जो एग्ज़ाम्स जो अभी एसएससी कंडक्ट करती थी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स करते थे, आईबीपीएस करते थे, तो ये सब इसके अंदर आ जाएंगे. ये सबसे पहले अनाउंस हुआ था. निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने फरवरी में ही अनाउंस किया था. एंड ये जो रिक्रूटमेंट एजेंसी होगी इसके अंदर एक चेयरमैन होंगे जो कि सेक्रेटरी के पद के होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के. एंड इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस के भी क्या होंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे. तो एक कॉमन प्रिलिमिनरी एग्जाम्स होगा हर रिक्रूटमेंट के लिए. तो एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो फिर ये वैकेंसी नहीं दिलाएगा. ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ इस टेस्ट को क्लियर करने से जॉब नहीं मिलेगी बल्कि आप एलिजिबल हो जाएंगे. देन कैसे कंडक्ट होगा, मीन्स 2 बार होगा साल में एंड 3 लेवल्स पे होगा. ग्रेजुएट लेवल पर भी होगा, हायर सेकेंडरी लेवल पर भी होगा एंड 10th पास स्टूडेंट्स के लिए भी होगा क्योंकि 10th पास के लिए भी जॉब्स निकलती हैं. आईबीपीएस, आरआरबी, एसएससी ये सब इनकी प्रेजेंट रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं. अभी जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो सेपरेट स्पेशलाइज्ड टायर्स के लिए जिन्हें अलग अलग रिक्रूटमेंट एजेंसीज डिसाइड करेंगी. हाँ, यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो स्कोर है वो 3 ईयर्स के लिए वैलिड है. यहाँ पर जो स्कोर है वो 3 ईयर्स के लिए वैलिड है एंड ईजी करने के लिए जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाएंगे एंड कितनी भी बार ये एग्ज़ाम दे सकते हैं. एंड अपर एज लिमिट तो होगी ही. 12 लैंग्वेजेस के अंदर ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा. तो डिफरेंट एग्ज़ाम्स ना लेने पड़े, ठीक है, अलग अलग रिक्रूटिंग एजेंसीज़ को फीस ना पे करनी पड़े, लॉन्ग डिस्टेंसेज ना ट्रेवल करने पड़े. सो दैट्स वाई, क्योंकि एक एवरेज बेसिस पे 2.5 से 3 करोड़ जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो 1.25 लाख वैकेंसीज़ के लिए अपीयर करते हैं. देन देखिए आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल. तो दिल्ली बेस्ड प्रिंसिपल जो बेंच है आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल के वो कुछ मैटर्स को सुनने के लिए जा रहे हैं एंड रीजनल बेंचेस के साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू. तो आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक मिलिट्री ट्रिब्यूनल है. 2009 में बनाया गया था आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट 2007 के अकॉर्डिंग. एंड इसके लिए रिकमेंडेशन किसने दी थी, 169th लॉ कमीशन रिपोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा था. इनके मेन एम यही है कि जो आर्मी से
रिलेटेड, नेवी से रिलेटेड, एयरफोर्स से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, कंप्लेंट्स होती हैं, उनको सुनना, देखना। एंड हर बेंच के अंदर एक जुडिशियल मेंबर होता है। जुडिशियल मेंबर रिटायर्ड हाई कोर्ट जज होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स होते हैं, ये रिटायर्ड मेंबर्स होने चाहिए आर्म्ड फोर्सेस के, जिन्होंने मेजर जनरल की रैंक हासिल की हो एंड 3 साल के लिए कम से कम, एंड जनरल एडवोकेट जनरल रहे हों एटलीस्ट फॉर 1 ईयर। चेयरपर्सन जो होगा वो या तो रिटायर्ड जज हो सुप्रीम कोर्ट के या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो हाई कोर्ट के। ठीक है, ध्यान रखिएगा जुडिशियल मेंबर्स जो होंगे वो रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस हैं, लेकिन चेयरपर्सन रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी हो सकते हैं एंड रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी हो सकते हैं। देन देखिए एक्सेप्शंस क्या हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेज जैसे कि आसम राइफल्स, कोस्ट गार्ड, वो इस परव्यू के अंदर नहीं आते। एंड एएफटी एक क्रिमिनल कोर्ट की तरह कंसीडर किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू आईपीसी एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसके अगेंस्ट जो अपील है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती हैं, हाई कोर्ट के अंदर अलाउड नहीं होंगी। नाउ पब्लिक सेफ्टी एक्ट, गवर्नमेंट की ये कुछ पॉलिसीज़, कुछ इंटरवेंशंस। तो जो स्पेशल स्टेटस है जम्मू एंड कश्मीर का 5 अगस्त को पिछले साल जो था वो रिवोक कर दिया गया था, आर्टिकल 370 एब्रोगेट कर दिया था। एंड करीब 2 डजन मेन स्ट्रीम जो लीडर्स थे उनको हाउस अरेस्ट में रखा गया था, 1 साल से ज़्यादा अब हो गया है। कंसर्न्स क्या हैं, जो हाउस डिटेंशन होते हैं बिना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स के वो तो अनलॉफुल होंगे ही। देन इससे ह्यूमन राइट्स, इंडिविजुअल लिबर्टी भी छिनती है। कोर्ट्स भी पिटिशंस नहीं कभी कभी सुन पाते एंड लेफ्ट जेल्ड कश्मीरीज एट द मर्सी ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के हाल पे उनको छोड़ देते हैं। कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है, तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अकॉर्डिंग करीब 500 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया। एंड ये स्टोन पेल्टर्स थे, लॉयर्स थे, सेपरेटिस्ट लीडर्स थे, हरियत के प्रो इंडिया पार्टीज़ के भी लीडर्स थे। 250 कश्मीरी डिटेनीज आर स्टिल लॉस्ड इन जेल्स आउटसाइड द यूनियन टेरिटरी। 6 अगस्त 2019 से ही मोर देन 600 हैबियस कॉर्पस आपने पढ़ा होगा, रिट पिटिशंस होती हैं, ये फाइल हो चुकी हैं 600 से भी ज़्यादा यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट में। एंड अभी तक 1% से भी ज़्यादा केस जो है वो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने डिसाइड नहीं किए। क्या करने की ज़रूरत है, एक तो वहाँ पे 4G नेटवर्क नहीं आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन जो कंडीशनल रिलीज़ करना चाहिए उन लीडर्स का, अब जब 1 साल से भी ज़्यादा हाउस अरेस्ट हो गया। एंड लिफ्टिंग ऑफ द कर्ब्स ऑन पीसफुल पॉलिटिकल एक्टिविटी। एंड एक मल्टी लेवल डायलॉग होना चाहिए, कॉम्पनसेशन देना चाहिए कश्मीरी फार्मर्स को, बिजनेसमैन को, क्योंकि उनका इकोनॉमिक लॉस हुआ है। गवर्नमेंट की क्या पावर्स हैं, इसको कहा गया है जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978। ये एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, मीन्स कि आगे कोई खतरा ना हो इसीलिए पहले से ही कस्टडी के अंदर ले लेना बिकॉज ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। कब और कैसे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ये स्मगलर्स के लिए, जो स्मगलिंग करते थे टिम्बर की, उनके लिए स्टार्ट किया गया था। तो इसमें मेन एम क्या है, एम यही है, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, ये जो लॉ है ये अलाउ करता है गवर्नमेंट को कि कोई भी पर्सन जो 16 साल से ऊपर का है उसको बिना ट्रायल के 2 साल तक जेल में रखा जा सकता है। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेंशन भी हो सकती है 2 साल तक। एंड अगर 1 साल तक हो सकती है अगर पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना हो, 2 साल तक हो सकती है अगर स्टेट की सिक्योरिटी को खतरा हो। पिछले 2-3 महीने से हम ये कर रहे हैं। इफ़ यू आर रेगुलरली फॉलोइंग द वीडियोज़ देन यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट। सो हाउ इज़ इट इन्फोर्स्ड, इसको इन्फोर्स्ड करते हैं जो डिविजनल कमिश्नर होते हैं या जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। एंड ये ज़रूरी नहीं है कि जो डिटेनिंग अथॉरिटी है वो सारे फैक्ट्स डिटेंशन के बारे में भी बताएं। सेक्शन 222 यही कहता है कि गुड फेथ के अंदर लिया गया है। कौन एम्पावर्ड है, तो सेक्शन 23 के एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट एम्पावर्ड है। एंड कोई रूल्स फ्रेम नहीं हुए हैं अभी तक भी। लॉ कंट्रोवर्शियल क्यों है, क्योंकि बिना ट्रायल के डिटेंशन है, आप बेल एप्लीकेशन के लिए नहीं फाइल कर सकते हो। काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं भाई डिटेन करने के, तो कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि माइनर ऑफेंस क्या है, मेजर ऑफेंस क्या है, क्या कोर्ट्स इंटरवीन कर सकते हैं। तो थ्रू अ हैबियस कॉर्पस पिटीशन जो थी वो फाइल की थी रिलेटेड जो डिटेन पर्सन है उनके रिलेटिव्स ने। एंड हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है कि वो इन पिटीशंस को सुन सकता है, लेकिन अगर ऑर्डर क्वेश्ड हो जाता है तो देर कोई बार नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर कि वो पास करें दूसरा डिटेंशन। आर्टिकल नंबर 22 सबसेक्शन 3 यही कहता है कि अगर पर्सन को अरेस्ट किया जाता है या डिटेन किया जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अकॉर्डिंग, तो जो भी डिटेंशन होती है एंड जो भी प्रोटेक्शन होती है अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22(1 and 2 वो अवेलेबल नहीं होती।
देन देखिए कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2019, अगेन ये भी हमने काफ़ी बार किया है। तो जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है लेबर के लिए, उन्होंने कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल 2019 जो है उसकी रिपोर्ट सबमिट की लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी के पास। ये पार्लियामेंट्री कमेटी के जो हेड है वो हैं बीजेडी एमपी भारतू हरी मेहताब। ओके, एंड जो रिकमेंडेशन क्या है कि जो टाइम लिमिट है ग्रेचुटी के पेमेंट की, जब जैसे एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाती है तो वो रिड्यूस कर देनी चाहिए 5 साल से 1 साल। जो प्रोविज़न है ग्रेचुटी का वो सभी काइंड ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए होना चाहिए। जो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको एक अलग कैटेगरी के अंदर रखना चाहिए। एक वेलफेयर फंड बनाना चाहिए। ये जो फंड है ये वर्कर्स के काम के लिए यूज़ किया जाए। एक ऑनलाइन पोर्टल डाटाबेस बनाया जाए। सब इस्टेब्लिशमेंट्स के लिए मैंडेटरी करा जाए कि भाई वो अपने जो वर्कर्स हैं उनको रजिस्टर करें। एंड एक इनेबलिंग मैकेनिज्म की ज़रूरत है। बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर फंड बनाने की ज़रूरत है ताकि उनको पेमेंट की जा सके। इसके लिए आपका पहले से कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी जो था 2019 वो दिसंबर लास्ट ईयर लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन कुछ इश्यूज होने की वजह से नहीं हो पाया। कोड 9 लॉज को रिप्लेस भी करता है। बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर फंड जो है वो कहते हैं कि इट इज़ रेज्ड बाय द सेस ऑफ 1% ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। ध्यान रखिएगा 1% है। एंड ये बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996 का ही पार्ट है, जो कि ये देखते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी कैसी चल रही है, उनका वेलफेयर के लिए कोई काम किया जा रहा है या नहीं, उन्हें रोज़गार है, उनकी वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं। देन देखिए ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020। तो डिफेंस है तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको बनाया है। एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए कि थोड़ा काम किया जाए डिफेंस प्रोडक्शन के लिए। एंड 1,75,000 करोड़ का हमें टर्नओवर जो है वो अचीव करना है, जिसके अंदर एक्सपोर्ट भी करना है 35,000 करोड़ का एरोस्पेस डिफेंस गुड्स एंड सर्विसेज में 2025 तक। मेक इन इंडिया को मजबूत करें, इंपोर्ट्स पर थोड़ा कम डिपेंड रहें, एक्सपोर्ट करें बल्कि डिफेंस प्रोडक्ट्स। हमारा जो टोटल डिफेंस प्रोक्योरमेंट है उसके अंदर जो डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट है उसका शेयर ही 60% है। एंड प्रोक्योरमेंट को हमें डबल करना है। अभी 70,000 करोड़ का है, 2025 तक 1,40,000 करोड़ करना है। इसके लिए मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ है, जैसे कि प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म्स हो गए, ठीक है, एमएसएमई स्टार्टअप्स का इंडिजनाइजेशन हो गया, अच्छे से रिसोर्सेज को एलोकेट करना, इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करना, इनोवेशंस करना, रिसर्च डेवलपमेंट करना, ठीक है। देन देखिए अदर हाइलाइट्स क्या हैं आपके। अदर हाइलाइट्स ये हैं कि नेगेटिव लिस्ट भी बनाई जाएगी वेपन्स एंड प्लेटफॉर्म्स की, ताकि वो प्रोडक्ट्स मीन्स जो आउट ऑफ डेट हो चुके हैं या जो वो नोटिफाई किए जाएंगे विद ईयर वाइज टाइमलाइंस की कब कौन सा बना था। एक टेक्नोलॉजी असेसमेंट सेल भी बनाई जाएगी जो कि इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी देखेगी कि वो डिज़ाइन डेवलप प्रोडक्शन कर सकते हैं इनकी या फिर नहीं कर सकते। एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट भी होगी जो कि मैनेज करेगी सभी काम को। आंध्र प्रदेश के 3 कैपिटल लास्ट ईयर से न्यूज़ में देख रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट ने जो नोटिफिकेशंस थे वाईएसआर जो कांग्रेस गवर्नमेंट है कि भाई 3 कैपिटल बननी चाहिए, तो उसके ऊपर स्टे लगा दिया है। तो काफ़ी सारी पिटीशंस हुई थी। तो आंध्र प्रदेश की असेंबली ने 2020 में जनवरी 2020 में आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन एंड इक्वल डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स बिल 2020 पास किया था। तो इसके अंदर क्या कहा था कि जो अमरावती है, ये जो आपकी अमरावती है यहाँ पर, ये लेजिस्लेटिव कैपिटल बना दीजिए। जो विशाखापट्टनम है उसे एग्जीक्यूटिव कैपिटल बना दीजिए। एंड जो आपकी कुर्नूल है उसे जुडिशियल कैपिटल बना दीजिए। अब आप देखेंगे तो इन तीनों में गैप बहुत है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था पहले भी। एंड देखिए अगर मैं बोलती हूँ ना कि हमने लास्ट ईयर करा था, तो इसका मतलब मेरा ये है कि जून 2019 से मई 2020 तक, ओके, क्योंकि ये जनवरी की न्यूज़ है। सो आप ऐसे मत कंफ्यूज होइएगा कि लास्ट ईयर का मतलब है कि लास्ट ईयर ही। लास्ट ईयर का मतलब है कि हमारा जो 1 साल का जो प्रिपरेशन रहती है यूपीएससी की, उसके अकॉर्डिंग मैं बोलती हूँ, ओके। सो ये हमने लास्ट ईयर का मतलब है कि जनवरी 2020 के अंदर भी लास्ट ईयर के अंदर मैंने इसे इंक्लूड कर लिया है, ओके। सो याद रखिएगा विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव है, अमरावती लेजिस्लेटिव है, कुर्नूल जो है वो जुडिशियल कैपिटल है। नाउ एक मेगा कैपिटल गवर्नमेंट ने कहा था कि भाई एक कैपिटल बनाने की जगह 3 कैपिटल बना दीजिए ताकि तीनों रीजन का मतलब अलग अलग रीजन का डेवलपमेंट हो सके। डिसेंट्रलाइजेशन इन्होंने थीम दिया था। इसके अंदर जस्टिस BN श्री कृष्णा कमेटी, शिव रामा कृष्णा कमेटी एंड JN राव कमेटी भी थे। लेकिन ये आइडिया जो है वो डिफ़िकल्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन लॉजिस्टिक का फेयर
है, टाइम एंड कॉस्ट को ट्रैवल करने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि विशाखापट्टनम 700 किलोमीटर दूर है कुरनूल से, एंड अमरावती से 400 किलोमीटर। मतलब ये जो डिस्टेंस है आपका, ये अराउंड 300 का है, ये भी अराउंड 400 का है, और टोटल 700 समथिंग किलोमीटर है। तो आने जाने में टाइम लगेगा। एंड क्या मल्टीपल कैपिटल हो सकती हैं? तो महाराष्ट्र में है 2 कैपिटल, मुंबई भी है और नागपुर भी है। हिमाचल प्रदेश में भी 2 कैपिटल है, धर्मशाला और शिमला है। जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो थी कैपिटल थी, श्रीनगर और जम्मू थे एज कैपिटल। नाउ व्हाट इज़ द नेगेटिव इम्पोर्ट्स लिस्ट फॉर डिफेंस अनाउंस्ड रिसेंटली? तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने 101 आइटम्स की लिस्ट अनाउंस की कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो इनको इम्पोर्ट करना बंद करेगी। मीन्स जो आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स है वो अब इन 101 आइटम्स को डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर से ही खरीदेंगे, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स हैं वो भी उनको भी काम मिल सके। तो सिप्री आपने सुना होगा, मैंने कल या परसों भी पढ़ाया था, स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा डिफेंस प्रोडक्ट्स का। एंड अब हमें जो डिपेंडेंस है वो कम करनी है, अपने ही लोगों को काम देना है। देन देखिए क्लॉज 6 ऑफ आसाम अकॉर्ड। तो फरवरी के अंदर गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई कि क्लॉज 6 जो है आसाम अकॉर्ड का उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये कमेटी होम मिनिस्टर ने इसको सेटअप किया था। रिटायर्ड हाई कोर्ट जज भी थे इसके अंदर, बिप्लब कुमार शर्मा। एंड यही था कि असमीज पीपल को डिफाइन किया जाए, उन कुछ मेजर सजेस्ट किए जाएं कि उनकी राइट्स को कैसे सेव करें। तो क्लॉज 6 जो था वो 1985 में साइन हुआ था, क्योंकि आसाम का एजिटेशन चला था 1979 टू 85, 6 साल तक। तो यही था कि भाई एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड लाया जाए, ताकि आसाम के लोगों की जो कल्चर है, सोशल है, आइडेंटिटी है, हेरिटेज है, उसको बचाया जा सके। तो उनके सोशो पॉलिटिकल राइट्स के लिए बेसिकली था गवर्नमेंट के बीच में एंड आसाम जो मूवमेंट थी उनके लीडर्स के बीच में साइन हुआ था 15 अगस्त 1985 को। एंड इसका कट ऑफ रखा गया था 24 मार्च 1971। मंथ्स उस डेट से थोड़ा सा इनको जो था वो चीज़ें डिसाइड करनी थी। अब ये ध्यान रख लीजिए सिटीज़न के अंदर कौन कौन आता है, तो मे बी ये ना पूछा जाए, लेकिन फिर भी थोड़ा रीड कर लेते हैं। 1 जनवरी 1951 से पहले जो आया हो, देन उसके बाद अगर 1 जनवरी 1951 से कोई भी ट्राइबल कम्युनिटी आई है इन द टेरिटरी ऑफ आसाम, देन यहाँ पर है इन द टेरिटरी ऑफ आसाम ऑन और बिफोर 1 जनवरी 1951, ये इंडिजीनियस है, ये अदर है। ठीक है, ये डिफरेंस है। वो सभी सिटीजन्स जो 1 जनवरी 1951 से पहले रह रहे थे एंड डिसेंडेंट्स भी। तो ये इतना इंपॉर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। क्लॉज 6 जो है वो असमीज पीपल को सेफगार्ड्स भी प्रोवाइड करता है एंड उन माइग्रेंट्स को भी जो 1951 एंड 1971 के बीच में आए। अगर रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर ली जाती है तो जो भी माइग्रेंट्स हैं 1951 एंड 1971 के बीच में वो इंडियन सिटीजन्स ही होंगे आसाम अकॉर्ड एंड एनआरसी के अकॉर्डिंग, एंड दे वुड नॉट बी एलिजिबल फॉर सेफ गार्ड मेंट फॉर असमीज पीपल। सेफ गार्ड्स क्या है? 100% जो 80 से लेके 100% रिजर्वेशन होना पार्लियामेंट्री सीट्स के अंदर, ग्रुप सी एंड डी पोस्ट के अंदर, ठीक है, एंड प्राइवेट पार्टनरशिप्स के अंदर, लैंड राइट्स, और भी काफ़ी सारे रिकमेंडेशंस हैं जो लैंग्वेज, कल्चर एंड सोशल राइट से डील करते हैं। देन देखिए सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट आया है, हिंदू वुमेन इनहेरिटेंस राइट्स। तो ये भी आपने देखा होगा कि लड़कियों का भी जो है वो बराबर का हक है ज़मीन के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर एंड ऑल। तो इनहेरिटेंस राइट्स हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो हिंदू वुमेन की राइट है उसको एक्सपेंड कर दिया है कि वो भी जॉइंट लीगल हायर है एंड वो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेंगे एज इक्वल टू मेल हायर्स। तो रूलिंग यही है कि भाई बर्थ हुआ है एंड इट डज़ नॉट डिपेंड कि जो फादर है वो जीवित हों या फिर नहीं हों। एंड जो वर्डिक्ट्स है मीन्स जो रूलिंग अभी आई है, इट ओवर रूल्स द वर्डिंग्स फ्रॉम 2015 एंड अप्रैल 2018, क्योंकि 2005 में वुमेन को इक्वल राइट्स मिली थी मल्टीपल केसेस के अंदर, जहाँ पे लॉ को रेट्रोस्पेक्टिवली भी अप्लाई किया गया था। एंड अगर जो विमेन है, इफ़ द राइट्स ऑफ विमेन डिपेंडेंट ऑन द लिविंग स्टेटस ऑफ फादर, तो देयर थ्रू होम दे वुड इनहेरिट। लेकिन 2005 का जो एक्ट था उसमें कहा गया था कि जो कॉपर सिनर्स होते हैं या जो मीन्स भाई बहन होते हैं उनका सेम ही तरीका है इनहेरिटेंस का, एंड जो डॉटर है वो भी कॉपर सिनर ही है बर्थ से ही, सेम राइट्स एंड सेम लायबिलिटीज़ हैं। तो अलग अलग बेंचेस ने सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट ने कॉन्फ्लिक्ट व्यूज़ इसके दिए हैं। जैसे प्रकाश वर्सेस फूलवती के अंदर दिया था कि सिर्फ जो लिविंग डॉटर्स हैं उनको हक मिलेगा। फरवरी 2018 में कहा था कि जो द शेयर ऑफ फादर हु डाइड इन 2001 विल ऑल्सो पास टू हिज डॉटर्स ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। देन अप्रैल के अंदर भी सेम पोजीशन को रीइटरेट किया था।
देन देखिए NSCN-IM रिलीजेस डिटेल्स ऑफ 2015 नागा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। तो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड IM ने पहली बार रिलीज़ किए हैं 2015 फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। एंड इंटरकोलोक्यूटर हैं इसके RN रवि। सॉवरन पावर को शेयर करना है, एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना है। ओके, नागा नेशनल पॉलिटिकल्स ग्रुप्स को भी हमें साथ में लेकर चलना है। सो वही अगेन वो बार बार डिमांड करते हैं कि हमारा ग्रेट नागालैंड बना दीजिए, नागालैंड बना दीजिए, ठीक है। आसाम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ एरियाज़ को मांगते हैं। तो इशू यही है कि ब्रिटिशर्स ने जो था वो आसाम को 1826 में एनेक्स किया था एंड 1881 में, तब से नागा हिल्स भी इनके पार्ट बन गए थे। एंड फिर नागा क्लब बना 1918 में। तो साइमन कमीशन ने 1929 में इन्होंने कहा था कि हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। फिर 1946 में नागा नेशनल काउंसिल बनी एंड इन्होंने कहा कि हमें एक सॉवरन नागा स्टेट चाहिए, लेकिन 99% लोगों ने इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए ही, इंडिपेंडेंट नागालैंड के लिए ही सपोर्ट किया था। रेफरेंडम मतलब होता है जब वोट के लिए बोल देते हैं। तो 1952 में एक अंडरग्राउंड नागा फेडरल गवर्नमेंट बनी, नागा फेडरल आर्मी बनी। 1958 में फिर आपसपा रूल रख गया यहाँ पर। देन 140 मेंबर्स हैं थेनोंग गेलेंग मुइवा के, जो कि उस टाइम पे चाइना में थे एंड उन्होंने शिलोंग अकॉर्ड को मानने से मना कर दिया था। तो अकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो NNC है एंड जो NFG है, मेन से नागा फेडरल आर्मी, उन्हें अपने आर्म्स छोड़ने पड़े थे। एंड तब से ही 1988 में जो NSCN था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक तो IM में और K में, आफ्टर अ वायलेंट क्लैश। नाउ डोमिसाइल बेस्ड जॉब कोटा। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने डिसीजन लिया है कि वो कुछ गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो अपने स्टेट के बच्चों के लिए रखेंगे। इशू यही है कि रिजर्वेशन रखना ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ। तो इससे अगेन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 16 सामने आ जाता है कि इक्वल ट्रीटमेंट देना है सभी को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर एंड डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना ऑन द प्लेसेस, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्लेसेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस। तो आर्टिकल 16 सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है कि कोई भी सिटीजन के साथ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। लेकिन अगेन आर्टिकल नंबर 16 सबसेक्शन 3 के अंदर एक एक्सेप्शन भी है कि पार्लियामेंट ऐसे कानून बना सकते हैं जहां पे रेजिडेंस के रिक्वायरमेंट को प्रेस्क्राइब किया जा सकता है फॉर द जॉब्स इन अ पर्टिकुलर स्टेट। एंड ये पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये जो रिजर्वेशन है बेस्ड ऑन डोमिसाइल, इसको प्रोहिबिट क्यों नहीं करता? क्योंकि इंडिया एक ऐसा नेशन है जहाँ पे अलग अलग इंडिविजुअल पर्सनालिटीज़ हैं, प्रिंसिपैलिटीज़ हैं एंड जो आइडिया है कि यूनिवर्सलिटी होनी चाहिए इंडियन सिटीजनशिप की। सो हम देखिए एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं, तो रिक्वायरमेंट होना प्लेस ऑफ बर्थ का ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट ने 1984 में डॉक्टर प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा था कि ये जो इशू है लेजिस्लेशन का सन्स ऑफ द सॉइल, इसको डिस्कस किया था एंड कहा था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फिर सुनंदा रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस हुआ, जिसके अंदर जो केस था वो यही था कि गवर्नमेंट पॉलिसी ने जो 5% एक्स्ट्रा वेटेज दिया था उन स्टूडेंट्स को जो तेलुगु पढ़ते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के अंदर, तो उसे भी स्ट्राइक डाउन कर दिया था। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट टीचर्स की जो अपॉइंटमेंट थी राजस्थान के अंदर कि वही एप्लीकेंट जो डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हों, तो उसको भी इनवैलिडेट किया था। 2019 में भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन था यूपी सबॉर्डिनेट एसएससी का, जहाँ पे जो विमेन थे उनको प्रेफरेंस दी जा रही थी कि वो ओरिजिनल रेजिडेंट्स हो अगर यूपी की, तो उसे भी स्ट्रक डाउन कर दिया था। नाउ कितने स्टेट्स ने जो लोकल्स के लिए जॉब्स जो है वो रिजर्व की हुई हैं? तो आर्टिकल 16 सबसेक्शन ये कहता है कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट है इसका एम यही है कि अबॉलिश करना है रेजिडेंस रिक्वायरमेंट्स को, लेकिन एक्सेप्शंस हैं कुछ केसेस में, आंध्र प्रदेश में, मणिपुर में, त्रिपुरा में एंड हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, इसे आप किसी ट्रिक से लर्न कर लीजिए। आई थिंक आप इसको MHAT से लर्न कर सकते हैं।
ठीक है। एम से आपका मणिपुर, त्रिपुरा और मणिपुर, त्रिपुरा मिजोरम मणिपुर तो खैर दूर पड़ता है, हिमाचल, आंध्र प्रदेश तो आपको लर्न ही करना होगा। नाउ इन सब को जो कुछ स्टेट्स हैं इन्हें स्पेशल प्रोविजंस मिले हुए हैं आर्टिकल 371 में। आंध्र प्रदेश को 371D के अंदर जहां पावर्स हैं टू हैव डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल कैडर। उत्तराखंड के अंदर भी क्लास 3 और जो 4th जॉब्स है वो रिजर्व्ड है लोकल्स के लिए। कुछ स्टेट्स जो हैं जैसे कि महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, ये लैंग्वेज टेस्ट भी रखते हैं। नाउ मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर विमेन, तो सेंटर ने डिसाइड कर लिया है कि वो कमेटी के रिकमेंडेशंस को सुनेंगे, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू कि रिकन्सिडर किया जाए मिनिमम एज फॉर मैरिज ऑफ विमेन। तो कौन सी मिनिस्ट्री आएगी? विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री आएगी। जून में बनाई गई थी। जया जेटली जो थी वो इसकी हेड थी। ठीक है। लॉ का क्या कहना है? मिनिमम एज जो अभी है वो 21 है फॉर बॉयज़ एंड 18 फॉर गर्ल्स। तो मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो अलग है एज ऑफ मेजॉरिटी से, क्योंकि मेजॉरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग जो मेजॉरिटी है वो 18 में आ जाती है, बट हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग जो 18 ईयर्स है वो मिनिमम एज ब्राइड के लिए एंड 21 ईयर्स फॉर ग्रूम, ये शादी के लिए डिसाइड की गई है। इस्लाम में जो मैरिज है माइनर की हु हैज़ अटेन्ड पवर्टी इज़ कंसीडर्ड वैलिड, तो ये इस्लाम में माना जाता है। एंड जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 एंड जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 है उन्होंने भी 18 एंड 21 ईयर्स को ही कंसीडर करते हैं। नाउ इसके से इश्यूज़ रहते हैं जैसे अर्ली प्रेगनेंसी हो जाना एंड चाइल्ड मैरिजेस अभी हमारी कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा है, खास करके अगर आप जैसे राजस्थान के कुछ इलाके देखेंगे एंड हरियाणा के भी कुछ देखेंगे तो वो आपको थोड़ा गूगल करना पड़ेगा। जो चिल्ड्रन एडोलेसेंट मदर्स को जैसे कि मान लीजिए 10 से 19 साल की जो मदर हैं तो वो मीन्स 5%, मतलब ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी स्टंटेड होते हैं एंड उनकी जो मीन्स माल न्यूट्रिशन तो हम नहीं बोल सकते बट दे आर स्टंटेड, मीन्स ज़्यादा अच्छी उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। देन देखिए इंसॉल्वेंसी प्रोसेस विल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट अनिल अंबानी तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स है अनिल अंबानी के खिलाफ वो स्टार्ट कर दी है, क्योंकि 2 कंपनीज जो थी वो 1200 करोड़ रुपए का ड्यूज जो है वो एसबीआई से उन्होंने लिया था एंड पे नहीं कर पाए। जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है वो स्टार्ट हुई एंड व्हेन ही गेव पर्सनल गारंटी अगेंस्ट द लोन्स प्रोवाइडेड टू हिज फर्म्स। तो पर्सनल इंसॉल्वेंसी क्या होती है? ये वन ऑफ द केसेस है अगेंस्ट अ मेजर बिजनेस ग्रुप अहेड एंड मेजर ग्रुप हेड। ये दिसंबर लास्ट ईयर में ही इसको नोटिफाई किया गया था। एक इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है एंड जो एसबीआई है वो आईआरपी के पास जाएंगे एंड लिस्ट देखेंगे एसेट्स की जो अंबानी ने मीन्स प्रोवाइड किए थे कि ये मेरी गारंटी है, कंपनी इसके बेसिस पे लोन लेना चाहती है एंड जो भी मीन्स एसेट्स सामने होंगे तो उनकी जो लिस्ट है वो बनाई जाएगी एंड टोटल अमाउंट देखा जाएगा। अगर ये एसेट्स भी मीन्स पे नहीं कर पाए तो जो गारंटीज़ है वो इन्वोक्ड हो जाएंगी। नाउ अगर इंसॉल्वेंसी प्रोसेस जब ओवर हो जाएगी देन व्हाट हैपन्स टू अनिल अंबानी? तो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेसेस के अकॉर्डिंग जो बिजनेस पर्सन है वो फ्री है कि वो पर्सनल इंसॉल्वेंसी केस के बाद अपना एक उनको क्लीन स्टेट मतलब एक बिल्कुल कोरी चिट उनको मिल जाएगी एंड वो जो लैंडर्स है वो अपने ड्यूज रिकवर कर सकते हैं सिर्फ कोलेटरल डिपॉजिटेड से ही एंड पर्सनल एसेट से ही। अगर कोई भी एसेट्स लिस्ट में लिखे होंगे तो वो यूज़ किए जाएंगे एंड अगर वो किसी को ट्रांसफ़र भी हो गए हैं देन वो भी यूज़ किए जाएंगे। देन देखिए इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020, तो आम आदमी पार्टी ने स्पीकर से परमिशन ली है कि वो सेंटर के 3 एग्रीकल्चर रिलेटेड ऑर्डिनेंस एंड पावर अमेंडमेंट बिल 2020 को रिपील करने के लिए मोशन सामने लेके आए। नाउ जो लॉज है ये फेडरल स्ट्रक्चर के कॉन्ट्रैरी है एंड स्टेट्स ऑफ द राइट भी ये नहीं है कहीं ना कहीं। तो डिस्कस करते हैं क्या है। तो पहले तो फ्यू स्टेट्स ही हैं जिन्होंने अक्यूज़ किया है सेंटर को ऑफ फेलियर टू कंसल्ट द स्टेट्स ऑन बिल, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है। इश्यूज़ ये है, ये जो बिल है ये सब्सिडीज़ को ख़त्म कर रहा है एंड जो भी कंज्यूमर्स हैं जिसके अंदर फार्मर्स भी आते हैं हु विल हैव टू पे द टैरिफ एंड सब्सिडी
वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू मिल जाता है। स्टेट्स है वो इसलिए वरिड है क्योंकि लोगों को काफ़ी पैसा पे करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के लिए, एंड वाइल रिसीविंग द सपोर्ट थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र लेटर, एंड इससे डिफ़ॉल्ट्स भी हो सकते हैं जिससे पेनल्टीज़ आएंगी, डिसकनेक्शन आएंगे। देन ये जो बिल है ये डाइवर्स्ट करता है स्टेट्स को ऑफ देयर पावर टू फिक्स टैरिफ्स, क्योंकि जो ये डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि जो ये आपके इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस होते हैं ये स्टेट्स ही ज़्यादातर डिसाइड करते हैं। नाउ इस बिल से कंपलसरी हो जाएगा स्टेट पावर कंपनीज़ के लिए कि वो कम से कम मिनिमम परसेंटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी खरीदे बाय द सेंटर। रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो डेलीगेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि उनके पास पावर है कि वो नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी को नोटिफाई करें ताकि इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल रिसोर्सेज से बनाया जाए। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रूल्स एंड गाइडलाइंस बता सकते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का क्रॉस बॉर्डर ट्रेड करना है। एक इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट अथॉरिटी भी बना सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट कि डीएनए बिल कैन बी मिसयूज्ड फॉर कास्ट बेस्ड प्रोफाइलिंग सेज पैनल ड्राफ्ट रिपोर्ट। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइंस एंड टेक, जिसके हेड थे जयराम रमेश जी, उन्होंने कुछ कंसर्न्स उठाए हैं डीएनए बिल को लेके कि इसको गलत तरीके से यूज़ किया जा सकता है कास्ट एंड कम्युनिटी बेस्ड प्रोफाइलिंग के लिए। एंड एक जो मजिस्ट्रेट है वो इजीली अपने कंसेंट को ओवरराइड भी कर सकता है, एंड कोई गाइडेंस भी नहीं है बिल के अंदर कि जो मजिस्ट्रेट है कि क्या कारण है कि वो इसको यूज़ करें एंड कंसेंट को कैसे ओवरराइड करें। तो बिल परमिट करता है कि डीएनए को रिटेन करके रख सकते हैं फाउंड एट अ क्राइम सीन इन परपेचुइटी इवन इफ द कन्विक्शन ऑफ द ऑफेंडर हैज़ बीन ओवरटर्न्ड। सो डीएनए टेक्नोलॉजी बिल के बारे में थोड़ा जानते हैं। इसमें एक नेशनल डाटा बैंक बनाया जाएगा, रीजनल डीएनए डाटा बैंक्स बनाए जाएंगे। हर डाटा बैंक इंडाइसिस क्रिएट करेगा जैसे कि क्राइम सीन इंडेक्स, सस्पेक्ट एंड अंडर ट्रायल्स इंडेक्स, ऑफेंडर्स इंडेक्स, ये सब मीन्स क्रिएट किए जाएंगे। एक डीएनए रेगुलेटरी बॉडी बनेगी, रिटर्न कंसेंट भी लेना होगा इंडिविजुअल से बिफोर कलेक्शन ऑफ देयर डीएनए सैंपल्स। एंड ये भी कहा जा रहा है कि जो डीएनए प्रोफाइल्स है उनको रिमूव करना ऑन द फाइलिंग ऑफ पुलिस कोर्ट एंड अंडर ट्रायल्स ऑन द बेसिस ऑफ कोर्ट ऑर्डर्स। तो जो भी प्रोफाइल्स होंगे क्राइम सीन के अंदर, मिसिंग रिपोर्ट के अंदर, उन्हें रिमूव भी किया जा सकता है ऑन अ रिटर्न रिक्वेस्ट। तो ये मुझे थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट लग रहा है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा इसको कर लीजिएगा एक बार और रिवाइज। देन देखिए रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान। तो उड़ान जो है वो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की है। चौथा राउंड था इसका। 78 नए रूट्स अप्रूव किए गए हैं, तो अभी तक 766 रूट हो गए हैं। उड़ान का फुल फॉर्म यही है, उड़े देश का आम नागरिक। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर फंड कर रहे हैं। 10 साल तक ये चलेगी। वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होती है? तो जो मीन्स जो ये स्कीम है वो ये कहती है कि जो रूट्स होने चाहिए वो फाइनेंशियली वायबल होने चाहिए, एंड कॉस्ट जो है फ्लाइट ऑपरेशंस की वो कम करनी है। ये फ्लाइट ऑपरेटर्स को अवेलेबल भी होगी पहले 3 साल तक। उड़ान 4 जो है वो दिसंबर 2019 में लॉन्च की गई थी। इसका मेन फोकस है नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ में, हिली एरियाज़ में एंड आइलैंड्स में। इन एयरपोर्ट्स को डेवलप करेगी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अगेन फॉर द थ्रू वायबिलिटी गैप फंडिंग। एंड उड़ान 4 के अंदर जो हेलीकॉप्टर एंड जो सी प्लेन्स हैं उनका भी ऑपरेशन इनकॉर्पोरेट किया गया है। देन देखिए स्टेट्स के पास क्या पावर्स हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर कि वो यूजीसी की एग्ज़ाम गाइडलाइंस को ओवरराइड करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट्स एम्पावर्ड हैं कि वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग दे कैन ओवरराइड यूजीसी एग्ज़ाम गाइडलाइंस, ताकि जो ह्यूमन लाइव्स है उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके कोविड-19 के टाइम पे। तो यूजीसी ने 6 जुलाई को गाइडलाइंस इशू की थी आरसी कोहड एक्सपर्ट कमेटी के बेसिस पे। तो 3 मोड ऑफ एग्जामिनेशन होते हैं, पेन पेपर, ऑनलाइन एंड ब्लेंडेड। ब्लेंडेड के अंदर फिजिकल भी होता है, ऑनलाइन भी होता है। तो एक स्पेशल चांस स्टूडेंट्स को दिया जाना चाहिए हु वाज अनएबल टू टेक द एग्जाम्स। नाउ इसको देख के पिटीशंस फाइल हुई। पिटिशनर्स का कहना था कि जो रिवाइज्ड गाइडलाइंस है वो आर्टिकल 14 को 2 तरीके से वायलेट करती हैं कि एक तो डेट को फिक्स करना फॉर द कंप्लीशन ऑफ एग्जाम्स फॉर द एंटायर कंट्री, जबकि हर कंट्री की हर जगह की सिचुएशन अलग अलग है, और फिर डिस्क्रिमिनेट करना फाइनल, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स में। तो ये आर्टिकल 14 को वायलेट करता है। जजमेंट क्या है? जजमेंट ये है
कि यूनिवर्सिटीज़ या जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने होंगे, लेकिन वो इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर उन्हें प्रमोट नहीं कर सकते। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज पोस्टपोन कर सकते हैं एग्ज़ाम को, एंड यूजीसी के पास भी जा सकते हैं कि वो 30 सितंबर की डेडलाइन रखे। स्टेट्स के पास क्या पावर है कि डिज़ास्टर के टाइम पे जो भी अथॉरिटीज़ हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर, उनका मेन एम डिज़ास्टर को कॉम्बैट करना होना चाहिए एंड ह्यूमन लाइफ को बचाना होना चाहिए। स्टेट्स जो है वो यूजीसी की गाइडलाइंस को काउंटरमेंट कर सकती हैं, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स को सितंबर 30 तक कंडक्ट करवा सकते हैं। एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर जो पावर है स्टेट्स की, वो ये नहीं है कि स्टूडेंट्स को इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे प्रमोट कर दें विदाउट टेकिंग एग्ज़ाम्स। तो क्या ये गाइडलाइंस अगेंस्ट है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के? तो 6 जुलाई की जो गाइडलाइंस हैं वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करती, एंड क्योंकि जो जूनियर हैं वो प्रमोट किए जाएंगे इंटरनल असेसमेंट पर, क्योंकि फाइनल ईयर एक अपॉर्चुनिटी होती है जहाँ पे आपको अपना ऑप्टिमम कैलिबर दिखाना होता है। तो ये सब इशू है। डीएम एक्ट क्या है इस पैंडेमिक के टाइम पे? तो स्टेट्स एंड जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ है वो अपने अपने रूल्स बना सकती हैं, एंड अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस इशूड बाय होम मिनिस्ट्री। एंट्री नंबर 23 कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल इंश्योरेंस आता है। एंट्री नंबर 29 में प्रिवेंशन करना है ऐसे एक्सटेंशन का फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर अगर कोई इन्फेक्शियस कंटेजियस डिसीज़ हो तो। डीएम एक्ट 2005 जो था वो 2006 में इम्प्लीमेंट हुआ था कि डिज़ास्टर्स को इफेक्टिवली मैनेज करना है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी भी गठित करेगा ताकि नेशनल अथॉरिटी को हेल्प मिले, एंड स्टेट गवर्नमेंट भी स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बना सकती हैं। इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एंड जो चीफ मिनिस्टर है वो भी अपनी स्पेशल पावर्स को इंजॉय कर सकते हैं। जो पावर्स है पीएम की एंड सीएम की वो सेम है, लेकिन दिल्ली को छोड़कर, क्योंकि दिल्ली के अंदर एलजी के पास ये पावर्स हैं। देन देखिए, टॉय ट्रेडर्स वांट क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर सस्पेंडेड। तो टॉय इंडस्ट्री चाहती है कि जो क्वालिटी कंट्रोल का ऑर्डर जो गवर्नमेंट ने लगाया है इसे बंद किया जाए। जो कॉम्प्लेक्सिटी है स्कीम 1 की एंड स्कीम सितंबर 1 2020 की, इसका डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट हो सकता है। तो टॉय ऑर्डर ये था कि टॉयज़ का रेगुलेशन करना, मटीरियल्स जो यूज़ किए जाते हैं खिलौनों के अंदर बाय चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज, वो वही मीन्स चीज़ें यूज़ करे जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इस ऑर्डर को दिया था। तो यहाँ पे जो टॉयज़ है वो लेटेस्ट वर्जन है इंडियन स्टैंडर्ड्स का, उसको फुलफिल करने चाहिए। एक स्टैंडर्ड मार्क होना चाहिए BIS के अकॉर्डिंग, एंड डायरेक्ट करते हैं ब्यूरो को कि वो सर्टिफाइंग एंड इन्फोर्सिंगमेंट अथॉरिटी भी बनाए। नाउ ISI जो मार्क है वो फैक्ट्रीज़ को दिया जाता है जो कि गुड्स बनाते हैं। BIS जो है वो प्रोडक्ट्स को दिया जाता है। ओके, मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी प्रोडक्ट कंज्यूमर्स को डिलीवर किए जाए वो सेफ हों। ISI जो मार्क होता है वो सेफ्टी एंड क्वालिटी के लिए होता है। ओके, तो 67% जो इम्पोर्टेड टॉयज़ हैं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है कि वो सेफ़ नहीं है बच्चों के लिए। नाउ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एक रजिस्टर है यूजुअल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री का, एंड इसे सिटीजनशिप एक्ट 1955 एंड सिटीजनशिप एक्ट रूल्स 2003 के अकॉर्डिंग बनाया गया है। हर पर्सन को रजिस्टर कराना होगा ताकि एक कंप्लीट डाटाबेस बन सके। यूजुअल रेजिडेंट वही होता है जो 6 महीने, याद रखिएगा ये 6 ईयर्स नहीं है, 6 मंथ्स पहले एंड 6 मंथ्स पास्ट 6 मंथ्स एंड 6 मंथ्स और रहे। नाउ कंट्रोवर्सी यही है क्योंकि इससे काफ़ी सारे लोग आसाम के अंदर एक्सक्लूड हो गए, बहुत सारा पर्सनल डाटा जो था वो कलेक्ट किया गया। नाउ लास्ट टॉपिक करेंगे हम आज का, डेवलपमेंट प्रोसेसेस। तो राष्ट्रीय स्वच्छ केंद्र, तो ट्रिब्यूट पे किया गया है महात्मा गांधी जी को। राष्ट्रीय स्वच्छ केंद्र जो थे वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 10 अप्रैल 2017 को अनाउंस किए थे, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह उस टाइम पर हुआ था 10 अप्रैल के आसपास। तो ये एक मीन्स इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस सेंटर होगा स्वच्छ भारत मिशन का। इसमें ऑडियो विजुअल शोज़ होंगे, LED पैनल्स होंगे, होलोग्राम बॉक्सेस होंगे, फ्यूचर जनरेशन ताकि इन्जॉय कर सके इसको, सत्याग्रह स्वच्छ ग्रह, तो इनको थोड़ा देखें एंड इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस एंड एजुकेशन उनको मिले स्वच्छता के बारे में। ओके, सो नेक्स्ट 20 पेजेस हम कल करेंगे। टिल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।